Hello guys, welcome back to our channel. I am Jay, old is gold movie explainer. आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड मूवी दृश्यम 2 की। इस मूवी में हीरो अपनी फैमिली को हर मुसीबत हर परेशानी से महफूज रखने के लिए किसी भी हद के दायरे को पार कर सकता है। इसके लिए कोई उसे खुदगर्ज कहे या फिर गलत कहे, पर इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मूवी में हीरो अपनी फैमिली को मर्डर केस से कैसे बचा लेता है, ये देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इस मूवी का एक्सप्लेन शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें। आई होप कि हमारे सभी व्यूअर बहुत ही प्यारे हैं। अब तक तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो चले मूवी एक्सप्लेन की तरफ, जहां देखा जाता है कि ये दृश्यम 2 मूवी की शुरुआत दृश्यम 1 से ही होती है। इसलिए आपको दृश्यम 1 की थोड़ी सी स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ। शायद आपको याद भी हो कि आईजी मीरा के बेटे सैम ने विजय की बड़ी बेटी अंजू की कुछ बाथरूम फोटोज क्लिक कर लिया था, जिसके वजह से वो अंजू को ब्लैकमेल करने लगा था। और फिर एक दिन सैम अंजू के घर पर आ जाता है। उस टाइम पर विजय घर पर नहीं था। तभी सैम ने अंजू के साथ साथ नंदनी को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से नंदनी ने सैम का मोबाइल लेके तोड़ दिया था, जिससे सैम गुस्से में आकर नंदनी और अंजू पर हमला कर देता है। और इसी सेल्फ डिफेंस में अंजू के हाथों सैम का कत्ल हो जाता है, जिससे ये दोनों काफी घबरा जाती हैं और अपने जुर्म को छुपाने के लिए सैम की बॉडी बाहर दफन कर देती हैं। और अगले दिन जब विजय घर आता है तो नंदनी उसे सब कुछ बता देती है। और फिर विजय ने मौका देख के उस बॉडी को कहीं और शिफ्ट कर दिया था और इस बात की खबर किसी को भी नहीं होने दिया था, यहाँ तक खुद नंदनी को भी नहीं। और इस केस से बचने के लिए विजय ने पूरी प्लानिंग कर लिया था। फिर जब ये बात मीरा को पता चली कि उसका बेटा लापता है, तो वो भी पुलिस के जरिए काफी छानबीन करती है। तब विजय को और उसके साथ उसकी पूरी फैमिली को कई बार टॉर्चर भी करती है, लेकिन पुलिस को पुख्ता सबूत या गवाह न मिलने की वजह से विजय और उसका परिवार बाइज्जत रिहा हो जाता है। लेकिन ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस की छानबीन अभी चल रही थी कि आखिर सैम की बॉडी गई कहाँ। तभी इस मूवी के पार्ट 2 की स्टार्टिंग में आज से 7 साल पहले की स्टोरी को देखते हैं, जहां डेविड ब्रिगेंजा नाम का एक आदमी अपने ही बॉस का मर्डर कर देता है और मौके वारदात पर पुलिस पहुंच जाती है। इसलिए डेविड भागने लगता है और भागते भागते अचानक एक न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा था, जहां और कोई नहीं होता, पर विजय वहां कुछ कर रहा होता है। तभी डेविड की नजर उस पर पड़ जाती है और उसके बाद डेविड वहां से भी भाग जाता है और सीधा अपने घर पहुंचकर अपने पत्नी से कहता है कि जल्दी से सामान उठाओ और यहां से भागना है। पर तभी पुलिस फोर्स डेविड के घर पहुंच जाती है और डेविड को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद उसे 7 साल की जेल हो जाती है। उसके 7 साल बाद हम प्रेजेंट टाइम की सीन देखते हैं, जहां हमें अजय देवगन की रेजोनेटिंग वॉइस में एक डायलॉग सुनने को मिलता है, शब्दों पे नहीं दृश्यों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में झूठ छिपने की जगह ढूंढ ही लेता है, लेकिन दृश्य कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए सवाल ये नहीं कि आपकी आंखों के सामने क्या है, सवाल ये है कि आप देख क्या रहे हो। तो अब हम 7 साल बाद विजय को देखते हैं, तो वो पहले से भी काफी अमीर हो चुका है। केवल टीवी के काम के साथ साथ उसने खुद का सिनेमा हॉल भी ले लिया है और देखा जाता है कि विजय को फिल्मों का बहुत शौक होता है। तभी हमें पता चलता है कि वो खुद की कोई फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी स्टोरी वो खुद विनय चंद्रम से लिखवा रहा है। और उसने इस मूवी के लिए अभी तक 35 लाख रुपए खर्च भी कर दिया है, जिसके वजह से विजय की पत्नी नंदनी से विजय की अक्सर नोकझोंक हो जाया करती है। तभी देखा जाता है कि विजय के एक न्यू पड़ोसी अरुण और रीता, जो पिछले 2 सालों से विजय के घर के सामने वाली जमीन खरीद के रहने लगे हैं। और ये भी देखा जाता है कि अरुण एक शराबी होता है, जो शराब पी के अपनी पत्नी रीता से हमेशा झगड़ा करता रहता है और उसके झगड़े को छुड़ाने के लिए विजय और नंदनी अक्सर जाया करती हैं। तभी विजय और नंदनी रीता को एक पुलिस कंप्लेन करने को बोलते हैं। इनका कहना था कि पुलिस अरुण को सुधार देगी। वहीं ये भी देखा जाता है कि रीता नंदनी की एक अच्छी पड़ोसी और फ्रेंड बन चुकी है, जिस वजह से वो दोनों आपस में हर तरह की बातें शेयर करने लगे हैं। और ये भी देखा जाता है कि विजय के मोहल्ले के कुछ लोग विजय की तरक्की देख जेलसी करने लगे हैं और वो अक्सर विजय के पुराने मर्डर केस के बारे में बातें करने लगते हैं। उनका कहना था कि सैम का कत्ल विजय की फैमिली वालों ने ही किया है और विजय ने बड़ी ही सफाई से उस पर पर्दा डाल दिया है। पर इन सब लोगों की बातों को विजय हमेशा नजरअंदाज करता रहता है
और अगर देखा जाए तो विजय के मोहल्ले में उसका हमदर्द सिर्फ एक ही शख्स है, वो है वहीं पर एक टी स्टॉल चलाने वाले अंकल जी, जो हमेशा विजय के बारे में अच्छा सोचते हैं। इसके बाद अगली सीन में देखा जाता है कि विजय ने हाल ही में सीसीटीवी कैमरा अपने ऑफिस में लगवाया है, जिसकी मदद से वो घर बैठे अपने ऑफिस की सारी एक्टिविटी पर नजर रखता है। तभी देखा जाता है कि विजय से मिलने उसके ऑफिस में सैम के फादर महेश आए हैं और वो विजय से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको विजय सैम की बॉडी के बारे में बता दे, जिससे वो अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार कर सकें। पर विजय उनसे साफ मना कर देता है कि वो उनकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता और साथ में ये भी कहता है कि वो उनसे मिलने दोबारा ना आए। तभी वो उदास होकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि मीरा अपने बेटे का बदला लेना चाहती है क्योंकि वो काफी गुस्से में है। तभी देखा जाता है कि तरुण अहलावत इस केस को बड़ी ही खामोशी से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि सैम का कत्ल विजय या उसके परिवार वालों ने ही किया है। पर उनके पास कोई पुख्ता सबूत या गवाह न होने की वजह से वो अंदर ही अंदर परेशान है। और अगले दिन देखा जाता है कि विजय विनय चंद्रम से जाके मिलता है और वो अपनी फिल्म की एंड स्टोरी के बारे में बात करता है। उसका कहना था कि इस स्टोरी का पुराना क्लाइमैक्स लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि उसने अपनी फिल्म की स्टोरी बुक में प्रिंट करवा दिया है, जिससे उसकी स्टोरी सेफ भी रहे और चोरी भी ना हो सके। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि नंदनी से उसकी पड़ोसी रीता भी इधर उधर की बातें कर सैम केस की इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती रहती है, पर वो भी नाकाम रहती है, क्योंकि नंदनी को विजय ने मना किया है कि वो इस बारे में ना तो आपस में और ना ही किसी और से कभी कोई बात करेगी, क्योंकि विजय इन सब बातों को भूलना चाहता है, इसलिए कि उसकी बेटी अंजू इसी टेंशन में बीमार हो चुकी है। उसे हमेशा पकड़े जाने का डर लगा रहता है। उसके बाद हम अगली सीन में शाम में विजय को देखते हैं, जो अपने एक दोस्त फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के गार्ड के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा है। तभी हम देख पाते हैं कि विजय का ये दोस्त फिल्म में काम करने के लिए बड़ा ही ख्वाहिशमंद है और इसीलिए इसने विजय से दोस्ती कर लिया है कि वो विजय की फिल्मों में एक्टिंग कर सके। तब विजय उसे बताता है कि उसकी फिल्म शूट होने में अभी काफी टाइम है। तभी विजय ने नंदिनी को कॉल करके बता दिया कि वो आज रात नहीं आ पाएगा। और अगले दिन देखा जाता है कि डेविड ब्रिगेंजा 7 साल बाद जेल से छूट के घर आ जाता है, जहां उसकी पत्नी उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है और उसी गुस्से में उसने डेविड को घर से भगा दिया है। तभी डेविड अपनी पत्नी से कहता है कि उसने ही सब कुछ बिगाड़ा है और वो ही सब कुछ ठीक करेगा। तभी वो मोहल्ले के उसी टी स्टॉल पर जाता है जहां हमेशा विजय जाया करता है। तब डेविड टी स्टॉल वाले अंकल से बोलता है कि वो कोई काम ढूंढ रहा है, हो सके तो वो उसे कोई जॉब दिला दे, क्योंकि उसका घर बिक चुका है और अब उसे ये सब ठीक करने के लिए काफी पैसों की जरूरत है। तब वो टी स्टॉल वाले अंकल विजय से मुलाकात करवा देते हैं, क्योंकि विजय के पास हमेशा काम रहता है। तब विजय डेविड को कह देता है कि ठीक है, अगले हफ्ते बताते हैं। उसके अगले सीन में देखते हैं कि रीता अपने पति से तंग आकर पुलिस कंप्लेन कर देती है, इसीलिए पुलिस रीता के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए विजय के घर पर आती है, क्योंकि विजय ने ही रीता को कंप्लेन करने की सलाह दी थी। पर पुलिस को देखकर अंजू बहुत डर जाती है। तभी देखा जाता है कि पुलिस विजय से बातचीत करके अरुण को धमकी देकर चली जाती है। पर उसी रात अंजू सपने में देखती है कि उसका क्राइम पुलिस के सामने ओपन हो चुका है और वो काफी डर गई है। तभी देखा जाता है कि उसकी आंख खुल चुकी है और उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई है। तभी विजय डॉक्टर को बुलवाकर अंजू को दिखवाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि अंजू जब भी पुलिस को देख लेती है तो उसे इसी तरह के दौरे पड़ने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि नंदनी अंजू की इस हालात को लेके काफी परेशान रहती है कि इतने साल बीत गए फिर भी अंजू का आज भी ये हाल है। तभी हम ये भी देखते हैं कि विजय किसी कब्रिस्तान के एक पहरेदार से मिलने जाता है। तब वो पहरेदार विजय से कहता है कि आज विजय के वजह से ही उसकी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही है और विजय ने उसकी काफी फाइनेंशियल मदद भी की है। तभी अगले दिन देखते हैं कि तरुण अहलावत विजय के घर पर आते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नंदनी से होती है और वो थोड़ी सी बात करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बात से नंदनी काफी डर जाती है और वो विजय को फोन करके घर पर बुलवा लेती है। इसके बाद हम दूसरे तरफ के सीन में तरुण अहलावत और इंस्पेक्टर गायतोंडे और उनकी पूरी टीम को देखते हैं, जहां उनके साथ हमें अरुण और रीता को भी देखने को मिलता है। तब हमें पता चलता है कि अरुण और रीता भी पुलिस वाले हैं और वो पिछले 2 सालों से जमीन खरीद कर विजय के पड़ोसी बन के एक शराबी और नाकारा बनने की एक्टिंग कर रहे थे।
ताकि वो विजय से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। और इसी का फायदा उठा के रीता ने विजय के घर पर हर कोने में वायरलेस माइक फिट करके रखा है ताकि विजय और नंदिनी की हर बात वो सुन सकें। तभी हम अगले सीन में फिर नंदिनी और विजय को देखते हैं, जो नंदिनी ने आईजी तरुण एलावत के आने से घबरा कर विजय को बुलवा लिया था। तभी नंदिनी विजय से पूछती है कि वो उस पर भरोसा करके कम से कम इतना तो बता दे कि आज से 7 साल पहले उसने सैम की बॉडी कहां पर शिफ्ट किया था। पर हमेशा की तरह आज भी विजय नंदिनी की बातों को नजरअंदाज करके उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अरुण और रीता इनकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर सुनने की कोशिश करते रहते हैं। पर जब आज भी विजय ने नंदिनी को कुछ नहीं बताया तो अरुण और रीता कुछ जान नहीं पाते और फिर इस रिकॉर्डिंग को तरुण एलावत भी सुनते हैं, पर उन्हें भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इस वजह से वो भी काफी मायूस हो जाते हैं। तभी देखा जाता है कि तरुण एलावत की पूरी टीम काफी मायूस होती है, क्योंकि आज से 7 साल पहले भी पुलिस ने 2-3 बार विजय को इंट्रोगेट किया था, पर पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से वो नाकाम रह गए थे। और इसी वजह से इंस्पेक्टर गायतोंडे सस्पेंड भी कर दिए गए थे, जिस वजह से वो तो कुछ ज्यादा ही विजय पे खुन्नस खाया बैठा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डेविड टी स्टाल वाले अंकल के पास आता है अपनी जॉब के सिलसिले में। तभी वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि विजय का केस पुलिस ने फिर से रीओपन कर दिया है और छानबीन में लगी हुई है। यहाँ तक सुना जाता है कि पुलिस ने 5 लाख का इनाम भी रख दिया है कि अगर किसी ने भी सन 2014 को 3 अक्टूबर की रात में विजय को कुछ भी करते हुए देखा हो और अगर सही इन्फॉर्मेशन देगा तो पुलिस उसे इनाम भी देगी। और ये सारी बातें वहीं पर डेविड सुनता रहता है तो वो भी अपने दिमाग पर प्रेशर डालता है, क्योंकि 3 अक्टूबर की रात उससे भी कत्ल हो गया था और वो भी उसी रात पुलिस से भाग रहा था। तब उसे याद आया कि भागते हुए उसने विजय को ही देखा था। विजय ही वहां पर फावड़ा लेकर कुछ कर रहा था। और अब फिर जब वो विजय को सामने से देखता है तो उसे पूरा याद आ जाता है। तभी वो तरुण एलावत से जाकर मिलता है, पर उसने कुछ भी बताने से पहले 5 लाख के बजाय 25 लाख लेने का डिमांड करता है। तब आईजी तरुण सैम के फादर को पैसे लेके बुलवाते हैं और पैसा मिलने के बाद आईजी तरुण को डेविड बताता है कि जिस जगह पर आप बैठे हो उसी जगह पर विजय फड़वा लेकर कुछ दफन कर रहा था, क्योंकि उस वक्त इसी पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वो पुलिस से भाग रहा था, इसलिए उसकी नजर पड़ गई थी। और अब ये सारी बातें सुनकर वहाँ सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तभी इसके अगले दिन आईजी तरुण परमिशन लेके साइलेंटली तरीके से वहाँ खुदाई शुरू करवा देते हैं। और तभी देखा जाता है कि विजय अपने मोबाइल पर अपने ऑफिस का कैमरा ऑन करके देखता है तो उसके ऑफिस के ठीक सामने पुलिस स्टेशन पर पुलिस का काफी पहरा है। और ये सब देखकर विजय को शक हो जाता है। तभी विजय अपने काम करने वाले लड़के से फोन करके पूछता है कि पुलिस स्टेशन में इतनी भीड़ भाड़ क्यों है। तब वो बताता है कि शायद वहाँ कुछ खुदाई चल रही है। तभी विजय समझ जाता है कि जरूर पुलिस को सैम के केस में कुछ क्लू मिल गया है, तभी वहाँ पर खुदाई चल रही है। तब विजय नंदिनी को बच्चों के साथ घर में रहने के लिए बोल के वहाँ से ऑफिस चला जाता है और वहाँ बैठा वो वहाँ के सारे हालात को देखता रहता है। तब हम अगली सीन में देखते हैं कि पुलिस को सैम की बॉडी का स्केलेटन मिल चुका है और पुलिस उस स्केलेटन को लेके फॉरेंसिक लैब चली जाती है। और अब अगले दिन आईजी तरुण सैम के पेरेंट्स को बुलवा कर बताते हैं कि वो स्केलेटन की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि वो बॉडी किसी मेल की है जिसकी उम्र 14 से 20 साल के बीच है और उसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। पर अभी तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, जिसमें कुछ और टाइम लगेगा। तभी अगले सीन में देखने को मिलता है कि मीरा के लायर ने कोर्ट से विजय और उसकी फैमिली को 1 दिन के रिमांड पर रखने का परमिशन मांग लेता है और उसके बाद आईजी तरुण विजय और उसकी फैमिली को रिमांड पर रखकर पूछताछ करते हैं, जिसमें पुलिस काफी सख्ती करती है। तब विजय एक कैमरे के सामने बयान दे देता है कि उससे ही सेल्फ डिफेंस में सैम की मौत हो गई थी और वो डर गया था, इसीलिए उसने इसी पुलिस स्टेशन में उस लाश को दफन कर दिया था ताकि पुलिस को कभी लाश या कोई सबूत न मिले। अब इसके अगले दिन आईजी तरुण सैम के पेरेंट्स को ये बता ही रहे होते हैं कि अब विजय को कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक वहीं पर विजय के स्क्रिप्ट राइटर विनय चंद्रम उनसे मिलने आते हैं और वो आईजी तरुण को बताते हैं कि कुछ साल पहले विजय उनसे मिलने आया था और वो अपनी फिल्म की स्टोरी लिखने के लिए उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा था। तब विनय चंद्रम ने विजय की स्टोरी सुना था तो वो स्टोरी उन्हें भी काफी इंटरेस्टिंग लगी थी, इसीलिए उसे लिखने के लिए वो तैयार हो गए थे।
और उसके लिए विजय ने 1 लाख रुपए भी दिया था। तब आईजी तरुण उस स्टोरी को सुनते हैं। तब विनय बताते हैं कि उस स्टोरी में एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा राहुल था जिसे पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट था। पर एक दिन कॉलेज में लोकल एमएलए के बेटे माइकल से उसकी लड़ाई हो जाती है। तभी राहुल उसे बोल देता है कि उसमें अगर इतनी ही हिम्मत है तो वो उसके घर पर आकर दिखाए। और जैसे ही राहुल उसके घर आता है तो उन दोनों के हाथापाई के दौरान राहुल के हाथों माइकल का कत्ल हो जाता है। लेकिन उस रात राहुल के पेरेंट्स घर से बाहर गए हुए होते हैं और जब वो वापस आते हैं तो राहुल उनसे सब कुछ बता देता है। तो अब राहुल को बचाने के लिए उसके पेरेंट्स इन सारी बातों को दबा देते हैं और माइकल की बॉडी को उस एमएलए के न्यू अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले जाकर दफना देते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन ये जानता था कि एक न एक दिन पुलिस माइकल की बॉडी को जरूर ढूंढ लेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। तब एक दिन पुलिस ने माइकल की बॉडी को ढूंढ लिया। तभी वो बिजनेसमैन अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है और क्लाइमैक्स में जेल चला जाता है। अब ये स्टोरी सुन के तरुण इलावत और सैम के पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि विजय के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसने अपने फिल्म की स्टोरी में पहले से ही लिखवा रखा था। तभी नवीन चंद्रम ये बताते हैं कि लेकिन इस स्टोरी के क्लाइमैक्स से विजय बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि कोई भी व्यूअर इस बात से खुश नहीं होगा कि हीरो को जेल हो जाए। इसलिए वो स्टोरी को बुक में प्रिंट करवा के पब्लिश करवा देता है कि स्टोरी कोई चोरी न कर सके। पर उस स्टोरी में थोड़ा चेंज करवाना था, इसीलिए उसने थोड़ा टाइम लिया था। उसके अगले सीन में हम कोर्ट में विजय और उसकी फैमिली को देखते हैं, जहां विजय कोर्ट में बयान देता है कि वो सैम के केस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसका जो पुलिस स्टेशन में बयान है वो पुलिस ने उससे जबरदस्ती लिया है। इसके बाद कोर्ट में विजय की लॉयर कहती है कि पुलिस ने विजय को फंसाने के लिए दृश्यम नामक बुक से ये स्टोरी पढ़कर उसी स्टोरी की नकल करते हुए एक शक के बिना पर पुलिस वाले हमारे क्लाइंट विजय को फंसा रहे हैं। इसीलिए पुलिस स्टेशन में पुलिस ने विजय से जबरदस्ती डरवा धमका के बयान भी ले लिया है। तब ये समझ आता है कि विजय ने पहले से ही उस स्टोरी को प्रिंट करवा के पब्लिश करवा दिया था, ताकि वह जरूरत पड़ने पर उसका यूज कर सके। इसके बाद स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है। जब सैम की बॉडी के स्केलेटन की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट सैम की होती ही नहीं, वो किसी और की बॉडी का स्केलेटन था। ये सुन के वहाँ सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी अगले सीन में हम फिर विनय चंद्रम और आईजी तरुण को देखते हैं, जहाँ विनय बताते हैं कि विजय ने उस स्टोरी के क्लाइमैक्स के बारे में कुछ और भी सोचा था। तब दिखाया जाता है कि विजय को ये पता था कि एक न एक दिन पुलिस उस बॉडी को ढूंढ ही लेगी, इसलिए उसने पहले से ही एक ऐसी बॉडी को तलाशना शुरू कर दिया था जिसकी उम्र 14 से 20 साल के बीच हो और उसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई हो। और ढूंढते ढूंढते एक दिन विजय को ऐसी बॉडी मिल ही जाती है, जिसके बाद विजय उस लड़के के मैयत पर भी जाता है और साथ में ही उस लड़के को दफनाने वाले उस कब्रिस्तान के पहरेदार से मिलता है और उससे दोस्ती करके उसकी फाइनेंशियल मदद भी करता रहता है। और उसके कुछ दिन बाद विजय उस लड़के के स्केलेटन को निकलवा कर बैग में भर के अपने साथ लेके चला जाता है और अपने घर पर रख लेता है। ये वही इंसान है जिससे विजय पहले भी मिला करता था, क्योंकि विजय को ये पता था कि सैम की बॉडी मिलने के बाद क्या क्या प्रोसीजर होगा और उसकी बॉडी चेकअप के लिए किस फॉरेंसिक लैब में जाएगी। इसीलिए उसने उस फॉरेंसिक लैब के गार्ड से पहले ही दोस्ती कर रखी थी। और जब पुलिस स्टेशन में सैम की बॉडी निकलकर उस फॉरेंसिक लैब में जाती है तो उसी रात विजय ने उस गार्ड को शराब पिला के सुला दिया और उसके सो जाने के बाद सैम के स्केलेटन को बदलकर उस लड़के के स्केलेटन को वहां पर रख दिया, जो विजय पहले से ही लाकर अपने घर पर रखा हुआ था। और अब इसके बाद विजय उस स्केलेटन को ले जाकर जलाकर राख कर देता है। फिर देखा जाता है कि नवीन चंद्रम कह रहे होते हैं कि ऐसे ही स्टोरी विजय ने नवीन चंद्रम को बताया था दोबारा क्लाइमैक्स चेंज करने के लिए। तभी कोर्ट में देखा जाता है कि जब डीएनए टेस्ट भी मैच नहीं हुआ तो अब एक बार फिर से कोई पुख्ता सबूत या गवाह न होने की वजह से विजय को अदालत ने बाइज्जत रिहा कर दिया। और अब अगली सीन में विजय को देखते हैं कि वो सैम का अंतिम संस्कार करने के लिए सैम की अस्थियां और एक लेटर भी सैम के घर के बाहर रख देता है। और जब सैम के फादर उस अस्थि को देखते हैं और उस लेटर को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपने जो मांगा था वो आपको मिल गया, अब आप सैम की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार कर लें और अब उन लोगों को सुकून से जीने दें। तब अगली सीन में देखा जाता है कि विजय और उसकी फैमिली कहीं घूमने निकल जाती है और ये मूवी यहीं से खत्म हो जाती है।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।